हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यहां पे डेली एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं और ख़ासकर इस समय तो एमसीक्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नहीं वैसे चाहो तो वॉरियर सीरीज़ पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसको देखो, उसमें सारे एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को बताए गए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ो। ठीक है, और एमसीक्यू लगाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तुम्हारे लिए कंप्यूटर की सीरीज़ चलाई गई, काफ़ी सीरीज़ कंप्यूटर, उसमें चाहो तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पड़ी, उसमें आते कंप्यूटर देख सकते हो। और ये चल रही है तुम्हारी कंप्यूटर यूपीपीसीएल टीजी2 PYQ, यानी जितने भी यूपीपीसीएल टीजी2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जिससे तुमको अंदाज़ा लगेगा कि हम कहाँ हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो भी सिलेबस में चेंजेस हुए थोड़े बहुत, देखो तुम्हारा 2021 के पेपर में तुमको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी पेपर को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, किस टॉपिक को। सही है, हालांकि तुम पढ़ते होगे सुबह तो तुमको लगता होगा या आपको लगता होगा कि हम थोड़े नेचर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आती होगी, कोयल की, कौवे की, ठीक है, ताज गिलहरी की, सबकी आवाज़ आती होगी। ठीक है, तो नेचर के बीच में रख के पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में होता है तो मतलब हम लोग का मतलब जैसे कि घर जहाँ है, घर से वीडियो सुबह वाली आती है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा पीछे बगीचा उगीचा है, तो नेचर के बीच में ही रख के काम होता है। सही है ना। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बाबू। मगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इज़ नॉट यूज टू क्रिएट अर्थिंग रॉड, यानी इनमें से निम्न में से किस मटेरियल का प्रयोग हम अर्थिंग रॉड बनाने में नहीं करते। ठीक है, स्टेनलेस स्टील चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो गैल्वेनाइज्ड आयरन तो बेस्ट होता है। ठीक है, फिर कॉपर का भी चाहो तो बना सकते हो, मगर तुम कार्बन बॉन्डेड पॉलीमर का प्रयोग नहीं करते हो। ठीक है, पॉलीमर तो छोड़ो, जो भी चीज़ निकली होगी, कार्बन का तो प्रयोग करते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। सही है, चलो अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, क्या कि सी मार देंगे या बी मार देंगे, कहेंगे सर जी लगभग तो 3 इंटू 10⁸, भले ही 10⁸ नहीं, मगर 3 दिख रहा है जहाँ, इसको मार के चले आएंगे। ठीक है, मगर ऑप्शन में ध्यान नहीं देंगे, ये मीटर पर सेकंड नहीं बोला है, ये मील पर सेकंड बोला है। ठीक है, और जब मील में करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1,86,000 मील पर सेकेंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मील पूछा है कि मीटर पूछा है कि किलोमीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सारी चीज़ों को देख लेना, क्योंकि जैसे जैसे बदलते जाते हैं इसके पावर भी बदलते चले जाते हैं, और अधिकतर यही गलती होती है कि आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो, आईईई नियमन वर्ण यानी आईआईई रेगुलेशन कलर आइडेंटिफिकेशन के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ में वाई का मतलब क्या होता है। हम लोग देखो आर वाई बी ले आते हैं ना, तो वैसे तो ये तीनों ही क्या है, हमारे फेज है, मगर आर मतलब क्या होता है सर, लाल होता है। वाई मतलब क्या होता है सर, पीला होता है। और बी मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। और एक होता है ब्लैक, जो किसके लिए होता है, हमारे न्यूट्रल कलर के लिए होता है, और अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, पीले के लिए दिखाया जा रहा है। सही है, याद रखना। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना हो जाता है, तो हमको पता है कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है सर, ये होता है RMS बटे एवरेज। चलो मान नहीं भी पता है तो हमको RMS वैल्यू तो पता है कैसे निकलती है, VRMS। किसकी बात कर रहे हैं, हाफ वेव की, तो VRMS हाफ वेव की होती है Vm/2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है, Vm/2 हो जाएगा। RMS और एवरेज की बात करते हैं तो क्या हो जाता है सर, हो जाता है Vm/π हो जाता है। सही है, अब देखो क्या है, RMS बटा एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है, RMS बटा एवरेज करो तो क्या हो जाएगा, RMS रखोगे तो क्या हो जाएगा, Vm/2 हो जाएगा, और ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, Vm/π हो जाएगा। यही हुआ, Vm से Vm कट जाएगा, ये पाई नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, π/2 निकल के चला आएगा। तो हमको नहीं आता था जी, हमको नहीं आया था, हम क्या करें, हमको कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि RMS बराबर ये होता है, तो Vm की वैल्यू रखते हैं, RMS की वैल्यू रखते हैं, हमारी वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक है, तो एग्जामों में बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको नहीं याद है, मगर कॉन्सेप्ट पता है तो तुमको याद हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखो,
किसी अधिकतम वोल्टता यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक ज्ञात तरंग की शिखर गुणांक कितना होगा। शिखर गुणांक यानी क्या बोल रहा है जी, शिखर गुणांक क्या होगा। पीक फैक्टर की वैल्यू पूछा है, ठीक है। पीक फैक्टर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर बराबर हमारा क्या होता है सर, पीक फैक्टर बोल लो, ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर बोल लो, ठीक है, एम्पलीट्यूड फैक्टर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये हमारा क्या होता है सर, मैक्सिमम बटे क्या होता है, RMS होता है। अच्छा मैक्सिमम की बात करो कितना दिया है सर, 23√2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। RMS की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, VM/√2 हो जाएगा। हाँ सर VM/√2 हो जाएगा। VM की वैल्यू कितनी दी हुई है, यही नहीं 23/√2 अधिकतम बोलते, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो RMS की बात करोगे तो RMS वैल्यू हमको पता है क्या होती है, VM/√2। VM की वैल्यू कितनी है 23√2 और ये बटे कितना हो जाएगा, RMS √2 थी, कोई दिक्कत नहीं, √2 यहाँ पे लगा देते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर ये देखो √2 जो नीचे है ये हमारा कहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ हो जाएगा, इसके साथ √2 लग जाएगा और ये से ये कट जाएगा, बचा क्या हमारा √2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो नहीं याद होगा, इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए पीक फैक्टर क्या होता है, RMS फैक्टर क्या होता है, सॉरी फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, पिक टू पिक वैल्यू, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। AC में यहीं पे घुमाता है तुमको, ठीक है, और यहीं पे लोग घूमते भी हैं और मज़ा भी आता है घूमने में, ठीक है, क्योंकि बहुत बार बोला जाता है पढ़ ले बाबू तो हो जाए सर जी, हो जाए सर जी, हो जाता है सर जी, ठीक है, तो हो जाता है, ठीक है। चलो तुम्हारे साथ खेला हो जाता है, सही है। चलो अगला देखो, किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो यही होता है हमारा MCB का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताओगे, ठीक है, तो बताओगे मन चला बच्चा, ठीक है, यही बताओगे नहीं ये नहीं होता है जी, ये होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और MCB पूछता है तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, सही है। तो इसका सही आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलो अगला देखो, स्टार्टर के बिना DC मोटर को चालू होने पर क्या होगा, स्टार्टर के बिना चालू करोगे तो क्या वो चालू नहीं होगा, नहीं सर चालू तो हो जाएगा, मगर ये डर रहेगा कि कहीं उसकी वाइंडिंग न जल जाए। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सर उसमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है, और ज़्यादा करंट किस लिए लेता है, क्योंकि सर वहाँ पे उस समय क्योंकि स्पीड रहती नहीं है तो बैक EMF की वैल्यू शून्य होती है, और वोल्टेज एक तरीके से शून्य रहेगा तो करंट क्या होगी, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है तो इससे क्या दिक्कत होता है, इससे यही दिक्कत हो सकता है कि तुम्हारी वाइंडिंग जल जाए, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेटर के माध्यम से बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मशीन ऑपरेटिंग इन जनरेटिंग मोड, ठीक है। अच्छा अगर इंडक्शन मोटर जनरेटिंग मोड में चलने लगे तो उस समय क्या हो जाएगा, ये बताओ हमको। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछता है तब सर, क्योंकि तब सर क्या हो जाता है, स्लिप की वैल्यू निगेटिव होने लगती है, क्या होने लगती है, निगेटिव होनी लगती है, ठीक है। और स्लिप की वैल्यू निगेटिव तभी होती है जब वो उसके सिंक्रोनस स्पीड से भी अधिक स्पीड पे मोटर घूमने लगे, ठीक है, तब उस समय क्या होती है, जनरेटिंग स्टेशन और स्लिप की वैल्यू माइनस आने लगती है, ठीक है, इसको याद रखना, सही ना। क्योंकि देखो 1 पे मोटर नहीं चलती, 0 पे सिंक्रोनस स्पीड चलती है, अब उसके भी पीछे जाओगे यानी क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस से भी ऊपर स्पीड पे चलने लगती है, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, DC मोटर के लिए कितने प्रकार के बिंदु पॉइंट स्टार्टर होते हैं, कितने पॉइंट स्टार्टर होते हैं जी, तुमको तो 3 ही याद है, 1 2 3 ना, .1 .2 .3, और बहुत लोग ये कहेंगे भी कि सर हाँ सर 1.1 .2 .3, मगर 0.1 नहीं होता, स्टार्टिंग 0.2 से होती, 0.2 0.3 0.4, 0.2 तुम प्रयोग करते हो DC सीरीज के लिए, 0.3 प्रयोग करते हो शंट और कंपाउंड के लिए, और 4th भी शंट और कंपाउंड के लिए प्रयोग करते हो, मगर याद रखना वो इसलिए प्रयोग किया तो 4th पॉइंट इसलिए आया कि जहाँ पे ज़्यादा स्पीड का रेगुलेशन होता है, यानी वेरिएशन होता है, वहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर करते हैं। तो कितने पॉइंट होते हैं जी, सर हमारे होते हैं 3 प्रकार के, कितने, 3 प्रकार के होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
एसी भिड़ाया है और आना चाहिए, और इजी भी होता है। ठीक है, अगर एसी पढ़ लिए तो तुमको इससे अच्छा चैप्टर कोई नहीं लगेगा, ये गारंटी भी है। ठीक है, मगर वही है कि आना चाहिए। देखो, यदि ये वोल्टेज का RMS मान इतना दिया है तो इसी परिपथ में शिखर टू शिखर मान कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, शिखर टू शिखर मान निकालना, ये हम निकाल के दिखाते हैं। देखो, पहले RMS है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, RMS तो ये दे दिया है 230√2, कितना होता है Vm/√2। ये होता है ना RMS वैल्यू Vm/√2। तो Vm वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। Vm निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये बाई में दिया है जी, ये बटे में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई हुआ तो √2 से √2 कट जाएगा, बचा आया कितना हमारा 230 वोल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया 230 वोल्ट आया। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, ये √2 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा पिक टू पिक वैल्यू। अब जब पिक टू पिक वैल्यू निकालूंगी तो ये कितना हो जाएगा हमारा जी, 460 वोल्ट हो जाएगा, 460 वोल्ट हो जाएगा शिखर से शिखर मान। ठीक है, तो 460 होगा, 660 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 330 वोल्ट नहीं दिया है, तो ये 230 वोल्ट है, तो डबल ही होगा। क्योंकि पिक टू पिक का मतलब ये होता है, देखो पिक टू पिक का मतलब ये होता है ये तो 230 ये 230 ये कितने हो गए 460 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वैसे 660 दिया मगर होना चाहिए 460। ठीक है, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। डीसी आपूर्ति की गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट में संधारित्र से जुड़ने पर क्या होगा। देखो, अगर डीसी आपूर्ति को गलत ध्रुवता से विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट के संधारित्र से जोड़ते हैं तो इस समय क्या हो जाएगा। ये हमको पता है कि देखो, कैपेसिटर वैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए केवल एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एकमात्र ऐसा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं बाकी चीज़ जैसे जोड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कैपेसिटर क्या होता है, अगर उल्टा जोड़ दोगे तो ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, हमारा भ्रूम से धुआं निकलेगा, अच्छी खुशबू आती धुआं निकलता है। तो ठीक है, जैसे पेट्रोल अच्छा महकता है ना, टंकी खोल के पेट्रोल सूंघते हो, ठीक है, साइलेंसर के धुएँ का स्मेल अच्छी होती है, उसी तरह इसका भी होता है। सही है ना, सूंघे हो कि नहीं, हम तो बचपन में सूंघे हैं जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता था। चलो आगे देखो, डीसी जनित का कौन सा घटक यानी दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर की बात करें पर आरोपित किया जाता है जो आर्मेचर कुंडलन की धारा को एकत्र करता है। देखो, कम्यूटेटर पे क्या करते हैं हम, जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, इसके बीच में माइका की शीट डाली जाती है, इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कार्बन की ब्रश लगी होती है। क्या होती है, कार्बन की ब्रश लगी होती है। ठीक है, जो क्या करता है, आर्मेचर से धारा कलेक्ट करके कम्यूटेटर पे देने का काम करता है। सही है। चलो, बड़े उद्योगों में शून्य भार पर स्थिति में तुल्यकालिक गति मोटर का संचालन उद्देश्य क्या होता है। अच्छा, तुल्यकालिक मोटर चलाना है, बड़े उद्योग में चलाना है, तो हमको पता है बड़े उद्योगों में अधिकतर सारे 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यानी इंडक्शन मोटर ही चलते हैं। तो उस समय उस बस बार की पावर फैक्टर क्या होती है, लैगिंग चलती है, तो लॉस ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होती है, दक्षता कम होती है। तो इस दक्षता कम होने का मतलब लैग होता है। तो उस लैगिंग जो पावर फैक्टर उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत लीडिंग की तरफ ले जाते हैं। लीडिंग हो नहीं जाता मगर क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा के थोड़ा लीडिंग की तरफ बढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत एफिशिएंसी बढ़ी है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये नकारा नालायक बस यही काम होता है इसका कि पावर फैक्टर सुधार सके, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क तो शून्य होती है। ठीक है, तो ये करता क्या है, जब हम इसको ओवर एक्साइटेड मोड में और बिना लोड के चलाते हैं, बिना यांत्रिक लोड के, तो ये हमारा पावर फैक्टर कंडेंसर सुधारने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। तो काम क्या करेगा सर जी, गुणक सुधारने का काम करेगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है हम पढ़ के समझाते हैं कि किसको कम करने के लिए शक्ति पावर ट्रांसफार्मर में लॉक रोड के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात का में धातु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है कि मतलब पावर ट्रांसफार्मर में तुम कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हो। ठीक है, लेमिनेशन की बात नहीं बोला है, बोला सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हो। तो सर सिलिकॉन स्टील का प्रयोग इसलिए होता है कि हम हिस्टैरिसीस लॉस कम कर सकें, और स्टील में क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं 2 से 3% ही सिलिकॉन मिलाते हैं, उसी में इसका काम हो जाता है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर होता है? ठीक है, सबसे सस्ता और सरल होता है कनेक्शन में। तो देखो सीरीज नहीं होता है, सबसे सिंपल यही होता है हमारा कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ठीक है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर ही क्या होता है, सबसे सस्ता होता है। और इसको हम कैसे लगाते हैं, इनपुट के पैरेलल में लगा देते हैं। सही है, तो फिल्टर काम यही होता है कि क्या करेगा, तुम्हारे डीसी तो बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब डीसी में बदल दे तो उसमें भी क्या होता है, कुछ ना कुछ अवांछित एसी के मान रह जाते हैं। जो पल्सेटिंग होता है ना, देखते हो कि डीसी तो नहीं होता मगर कुछ ना कुछ एसी की तरह कुछ इस तरीके से ये डीसी मिलता है। तो इसको दूर करके ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का प्रयोग करते हैं। सही है, जो रिपल फैक्टर को कम करता है। रिपल फैक्टर बराबर 1 माइनस फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर। ठीक, सॉरी, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, इसको याद रखना। सही है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और डीआरडीओ के स्किल टेस्ट में भी पूछा गया था। क्या कि करंट ट्रांसफार्मर है जिसमें स्प्लिट कोर है, व्हेन यूज इन कंजक्शन विद रिकॉर्डिंग मीटर इज कॉल्ड। अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर है, स्प्लिट कोर है, और इसको क्या करते हैं हम, इसमें क्या होता है, करंट की मेजरमेंट करने के लिए हम किस मीटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हमको पता है चूँकि करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग वहीं पे करते हैं, क्योंकि ये करता क्या है, उच्च मान के धारा को निम्न मान के धारा में बदलता है। ठीक है, तो उच्च मान का धारा कितना है पहले वो तो पता चले, फिर उसी रेशियो में ये बदला गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मान लो यहाँ पे 50 था और यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो किस अनुपात में बदला है, तो सर ये 25 के अनुपात में बदला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यही कि ये कितना धारा था कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लैंप मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको टोंग टेस्टर भी कहते हैं। सही है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च गति प्रत्यावर्ती में किस प्रकार का रोटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, उच्च प्रकार की गति है, क्या है, हाई अल्टरनेटिंग है। तुमको पता है कि सर हाई अल्टरनेटिंग वालों के लिए क्या होनी चाहिए, सर पोलों की संख्या कम होनी चाहिए। ठीक है, रोटर जो है क्या होना चाहिए, बेलनाकार होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। सर इसकी क्या होनी चाहिए, अक्षीय लंबाई अधिक होनी चाहिए और व्यास कम होना चाहिए। तो ऐसा किसके गुण होते हैं, सर ये बेलनाकार ध्रुव प्रकार के रोटर का ही होता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो इसका नहीं भी दिया होगा तो हम बता देंगे कि एसी आपूर्ति से काम करने के लिए छोटे आकार के एक साथ उच्चतर धारिता के लिए किस प्रकार का संधारित्र बनाया जाता है? ठीक है, ये किसका होता है, हमारा सिरेमिक का होता है। ठीक है, होता क्या है, इसकी साइज कम होती है मगर कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो कैसा प्रयोग करते हैं सर, सिरेमिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली हालत होती है, होता छोटा था मगर इसकी सिरेमिक की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जो पावर फैक्टर बोले, जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो अगला देखो, ये थोड़ा बिंदी आकार का होता है, देखोगे तो थोड़ा बिंदी आकार का तुमको दिखेगा। सही है ना, चलो किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? मनोरंजन के लिए क्या करते हो, घर में डीजे लग जाए, ठीक है, 40 इंची वाला वो लग जाए, क्या लगते हैं बोलते हो उसको, 40 इंच की बात करें, सेंटीमीटर नहीं, 40 इंच वाला वो लग जाए, एलईडी लग जाए, क्या मज़ा है ना। मैच देखो, आईपीएल तो चल ही रहा है धड़ाम से। ठीक है, तो उसकी अलग ही होती है। तो उसको वायरिंग जो करते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम, होम थिएटर वायरिंग कहते हैं। ठीक है, होम थिएटर वायरिंग कहते हैं। सही है, चलो अगला देखो। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होने पर बहुध्रुवी चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार के चुंबकीय विधि का प्रयोग करते हो? ठीक है, अच्छा, प्रबल यानी बहुत तेज चुंबकीय धारा की आवश्यकता होती है, उस समय तुम क्या करते हो, बाईपोलर चुंबकीकरण के लिए, बहुध्रुवी मतलब क्या होता है, बाईपोलर। ठीक है, याद रखना। चुंबकीकरण के लिए किस प्रकार के चुंबकीकरण विधि का प्रयोग करते हैं? तो परमीय चुंबकीय यानी परागमता मतलब हो जाएगा। स्टैटिक नहीं, स्टैटिक बहुत कम होता है जी, ये भी स्टैटिक विद्युत चुंबकीय, ये भी कम होता है। धनात्मक, ये क्या लिखा, धनात्मक है ना, हाँ, तो धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन बहुत तगड़ा इसमें क्या करता है तुमको, मतलब बहुत अच्छा पावर लेता है। ठीक है, इसको याद रखना। सही है ना, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एवीओ मोटर। एवीओ बोल लो या मल्टीमीटर बोल लो, बात यही है, एक ही है। एवीओ यानी अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, तीनों लगे होते हैं और तीनों ही एम्पियर को, वोल्टेज को, प्रतिरोध को मापने का काम करते हैं।
ठीक है। इसको चलाओगे तो 9 वोल्ट DC पे काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये AC और DC दोनों को माप सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे आओगे तो इसमें कभी कभी पूछता है कि तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, तो सर जी इसमें क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है। ठीक है, इसमें लगी क्या होती है, मूविंग कॉइल के प्रिंसिपल पे काम करता है। सही है। यानी अब डैम्पिंग की बात करें तो कौन सी डैम्पिंग लगाओगे, तो सर एडी करंट डैम्पिंग लगेंगी, क्योंकि मूविंग कॉइल में एडी करंट डैम्पिंग लगती है। सही है। चलो अगला देखो, जब लोड की बिजली की मांग यानी पावर डिमांड बढ़ जाती है तो 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर का परिचालन रूप में किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तुमको तो पता है जी, इसी के लिए तो दिन रात पढ़ते हो। तो इसको करते हैं पैरेलल ऑपरेशन। बस यही नहीं, कहीं पे मेंटेनेंस हो गया हो, ठीक है, कहीं पे एक फॉल्ट हो गया, दूसरा लगाना है, तो ये सब क्या करते हैं, पैरेलल ऑपरेशन के अंतर्गत ही आता है। जिसमें तुम्हारी फ्रिक्वेंसी सेम हो तो अच्छी है, वोल्टेज सेम हो तो अच्छी है, पोलरिटी सेम हो तो अच्छी हो। सिंगल फेज की बात करें, पोलरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेटिंग हो तो सही हो, पर यूनिट इम्पीडेंस हो तो सही हो। ये सारी खूबियों को देखा जाता है इसमें। सही है ना। चलो अगला देखो, आ गया मगर उससे पहले तुम लोग आ गए हो, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाबू। ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाइटनिंग स्ट्रोक यानी जो ऊपर से आकाशीय बिजली गिरती है, स्ट्रोक से उपकरण की सुरक्षा के लिए जिस सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इसको LA बोलते हैं। अगर ये ट्रांसफार्मर है तो याद रखना, ट्रांसफार्मर की साइड भी LA लगेगा, ट्रांसफार्मर की साइड भी LA लगेगा। ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर अधिकतर ये किसका बना होता है, जिंक मेटल ऑक्साइड, ZnO या फिर थायराइड का बना होता है, ये याद रखना। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है, 10 ओम के 4 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R तुल्यांक अगर समानांतर की बात बोलता है तो R तुल्यांक बराबर कितना हो जाएगा, R/N। प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है जी, सर 10 है। टोटल कितने हैं जी, 4 है। सॉल्व करो कितना आएगा, 2.5 आएगा। अगर ये श्रेणी में पूछता, अगर यही श्रेणी में पूछता तो क्या करते, कुछ नहीं करते सर, बिल्ली का ब्याह कर देते। ठीक है। यानी तब क्या करते, R इक्वलेंट बराबर R/N कर देते, तब क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाता है। मगर यहाँ पे क्या सही है, D सही है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होगी। देखो उच्चतम धारा वहन करने की क्षमता उसी में होगी जिसकी क्या हो जाएगी, प्रतिरोध कम होगी। प्रतिरोध किसकी कम होगी, यानी प्रतिरोध किसकी कम होगी, सर जिसकी रोयल बाई ये, जिसकी ये अधिक होगी। तो ये जिसकी अधिक होगी तो उसकी ये कम होगी, और जिसमें ये कम होगी उसमें ये ज़्यादा होगी। तो ये किस में कम हो सकता है, सॉरी ये ज़्यादा होना चाहिए ना, ये किसका ज़्यादा हो सकता है, जिसका सर स्क्रू गेज में मीटर में माप कम हो। तो किसका दिया है, 4 गेज वाला। तो 4 गेज वाला क्या होगा, सबसे मोटा होगा, और 18 गेज वाला सबसे पतला होगा। ठीक है। तो सबसे पतला होगा तो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा और धारा भी इसमें कम बहेगी। ठीक है। तो ज़्यादा धारा पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 गेज हो जाएगा। ठीक है बाबू, आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। और बाबू सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेशन को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।